अपन पहले व्याकरण पढ़ लेते हैं, ये शब्द आप देख लीजिएगा। चलिए, कल हमने ये देखा था प्रियम वदा आदि शब्द कैसे बनते हैं। अनुस्वार के कुछ अपवाद नियम भी है। जैसे सम शब्द के आगे राट शब्द आने पर मकार का मकार ही रहता है। चलिए, अब आप देख लीजिएगा समस्या क्या आई थी। समस्या थी सम शब्द में मकार है और राट शब्द का आदि अक्षर र ये व्यंजन है। मकार के आगे व्यंजन आने पर मकार का अनुस्वार होता है, ऐसा हमने देखा था। तो नियमानुसार यहां पर ऐसा बनना चाहिए था शब्द, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं बना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अपवाद नियम के अनुसार मकार के आगे राट शब्द आने पर, अब राट जो है राज धातु का, राट शब्द जो है राजा अर्थ में आता है। और यदि राजा अर्थ वाला शब्द हो तो राट का मतलब सम का सम ही रहेगा। उसमें किसी मतलब पूर्व पद भी निश्चित है और उत्तर पद भी निश्चित है ना। तो ये होगा सम्राट, ठीक है। म का म रहा, उसमें राट जुड़ गया तो सम्राट हो गया। इसी प्रकार दूसरा नियम है, यदि म के बाद ह हो तो मकार का विकल्प से अनुस्वार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मकार का मकार भी होता है। क्योंकि अपन ने सम्राट शब्द में क्या देखा था, मकार का मकार ही रहता है। तो मकार का मकार ही होना ये एक विकल्प हो गया, और अनुस्वार होना ये दूसरा विकल्प हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, उदाहरण देखते हैं। तो किम मलयति, अब यदि मकार का मकार रहता हो तो रूप बनेगा किम मलयति। और यदि मकार का अनुस्वार रहेगा तो ये हो जाएगा किम मलयति। मतलब यदि हकार आगे हो तो म का म भी रहता है, म का अनुस्वार भी होता है। इसी प्रकार एक और नियम है, मकार के उपरांत नकार परक हकार हो तो मकार का विकल्प से अनुस्वार होता है। जैसे मान लेते हैं किम नूते। अब आप देख लीजिएगा, ये एक नया शब्द आया नकार परक। चूंकि क्लास में बैठने वाले अधिकांश लोग कर्नाटक प्रांत के हैं, तो शायद ऐसे शब्द कठिन पड़े।
नकार परक का अर्थ है ह से न जुड़ा हो तो। नकार परक हकार यानी न, ह ह जो है न के साथ जुड़ा हो। तो यहाँ नूते क्या हो गया, ह है, न है और उ है, तो ह जो है न के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है तो क्या होगा, तो न का म का विकल्प से अनुस्वार भी होगा, म का विकल्प से म भी रहेगा। तो अनुस्वार होगा, ये म का म रहेगा तो होगा किम नूते, और नहीं तो अनुस्वार होने पर बनेगा किम नूते। तो किम नूते कैसे बना, तो मकार के आगे व्यंजन आने पर, चूंकि हा व्यंजन है इसलिए अनुस्वार तो होना ही था। बाकी मकार का मकार रहना भी इस अपवाद नियम से सिद्ध होता है। चलिए आगे है पदांत में हकार के अतिरिक्त व्यंजन हो और बाद में अनुनासिक वर्ण हो, तो पूर्व वर्ण का तृतीय अथवा पंचम वर्ण होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, वाक नवीना। यहां देखिए क्या क्या नियम है। पदांत में तो वाच शब्द है और चोकू नियम से, मतलब च का क होता है, इस नियम से वाच का वाक बना। तो वाक का अर्थ होता है वचन, इसलिए वागीश्वरी बनता है, वाक धन ईश्वरी। ठीक है ना। तो ये जो वाक है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और अपन देख चुके हैं या तो शब्द रूप हो अथवा धातु रूप हो तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है ना। शब्द रूप हो अथवा धातु रूप हो तो हम उसे पद कहते हैं, और पद के अंत में हकार नहीं हो, अतिरिक्त व्यंजन हो, और उत्तर पद में अनुनासिक वर्ण से आरंभ हो रहा हो, तो यह न क्या है, अनुनासिक वर्ण है। तो क्या करना है, प्रथम वर्ण को या तो तृतीय करो या पंचम करो, अब आपको जैसे लगे, है ना। तो जैसे हम कर सकते हैं वाग्मयम, ये वाग नवीना, या होगा वांग नवीना। देखिए क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, ग, और पंचम वर्ण कौन सा है, अंग। तो हमने ये जो है दो में से एक रूप में परिवर्तन किया है। अब जिसमें चाहो, विकल्प है, प्रयोग एक का करूंगा, मैं जब प्रयोग करूंगा एक का करूंगा। कैसे, नहीं एक मिनट, पहले तो तीसरा क्यों हुआ ये बताओ। न वर्ण है, वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे घोष वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय अक्षर हो जाता है, इससे हो गया हमारा ग। लेकिन न हो रहा है यहां पर, पदांत आकार के अतिरिक्त कोई व्यंजन हो और अनुनासिक वर्ण हो तो विकल्प से पंचम होता है, विकल्प से पंचम होता है।
तो विकल्प नहीं होगा तो वो नियम तो है ना तृतीय होने का। तीसरा तो हो गई वाक, मतलब मैं अगर चाहूं तो ये नहीं लिख सकता, ये अगर मैं लिखता हूं तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो नियम नियमतः है। कौन सा? प्रथम वर्ग, वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे वर्ग का तृतीय वर्ण आने पर, या मतलब घोष वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण होता है, ये तो नियामक है, नित्य है। पंचम होना अनित्य है। हाँ, पंचम होना अनित्य है। नहीं, सम्यक दर्शन ही लिखा जाएगा वहां। हाँ, क तो लिखा ही नहीं जा सकता, ग ही लिखना पड़ेगा। अब अपवाद नियम, हाँ ये गलत है। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन। मधुलिट धन नृत्यति। अब आप देख लीजिएगा, रूबी दीदी, पहली बात है कि विकल्प को मुझे यदि प्रयोग करना है तो मैं तो स्वैर हूं, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं चाहे तृतीय वर्ण लिखूं या पंचम वर्ण लिखूं, मेरे लिए खुली छूट है, मतलब फ्री हिट, क्रिकेट की भाषा में फ्री हिट है, कोई प्रतिबंध नहीं। अब तुम कैसा भी शॉट लगाओ। लेकिन यदि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, किसी के द्वारा लिखी हुई टीका पढ़ रहा हूं, ग्रंथ पढ़ रहा हूं, तो ग्रंथकार ने क्या लिखा है ये समझने के लिए मुझे दोनों विकल्प चाहिए। मैं याद करने को एक ही विकल्प को याद करूं। जी, तो ये क्या था? तो ये वैकल्पिक नियम था, तृतीय हो या पंचम हो, मतलब वैकल्पिक हुआ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यदि वह, अच्छा मधुलिट नृत्यति रह गया, तो इसमें क्या करेंगे? मधुलिट नृत्यति या मधुलिन नृत्यति। ड का न, तीसरा ड, पांचवा न। अब यदि वह अनुनासिक वर्ण प्रत्यय विषय हो तो नियम से पांचवा ही बनेगा। जैसे तत् धन लीन, अपन एक काम लीन नहीं करे, मैं करे। प्रत्यय प्राय करके दो प्रयोग में आते हैं इस काम के लिए, एक मयट प्रत्यय और एक मात्रट प्रत्यय। ये दो प्रत्यय के बारे में प्राय चर्चा होती है इस प्रकरण में। तो अपन मयट प्रत्यय लेते हैं, मयट का मय बचता है, और पुल्लिंग में मय होता है, स्त्रीलिंग में मया होता है, नपुंसक लिंग में मयम होता है। जैसे स्वर्णमयम, स्वर्णमयी, स्वर्णमय, मृण्मय, चिन्मय। तो यहां क्या हुआ? अब हमारे सामने दो विकल्प थे। त के आगे घोष वर्ण, त वर्ग का प्रथम वर्ग है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, और उसके आगे पंचम वर्ण आया है, मतलब घोष वर्ण आया है। तो नियमानुसार मुझे क्या करना चाहिए था? द करना चाहिए था। तो मेरे सामने एक विकल्प था तत्मय। दूसरा विकल्प मेरे सामने है, यदि
पदांत में हकार के अतिरिक्त व्यंजन हो और बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो पूर्व वर्ण का पंचम वर्ण होता है। तो मेरे सामने बन रहा है तन्मय। अब क्या करूं? तो यहां दे रहे अनुनासिक वर्ण यदि प्रत्यय संबंधित हो यानी प्रत्यय का हो तो नियम से पांचवा बनेगा, मतलब ये तीसरा नहीं बनेगा। ठीक है, पांचवा ही बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, वाक मात्रम। तो हमारे सामने दो रूप बनने संभावित थे, वाग मात्रम और वांग मात्रम। हाँ हाँ, मयट प्रत्यय ना, वागधन मयट, वांगमय। तो यहां पर चूंकि मात्रम मतलब मात्रट प्रत्यय का रूप है, इसलिए यहां पर वांग मात्रम नहीं बनेगा, वांग मात्रम बनेगा, मतलब ग नहीं बन करके पंचम वर्ण ही बनेगा। संजय भैया, यदि अभी प्रत्यय की बात करूं तो देखिए मूल प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। मूल रूप से अपन 5 प्रत्यय लेते और तद्धित प्रत्यय के और कृदंत प्रत्यय के कई सारे भेद है, स्त्री प्रत्यय भी कई सारे हैं। तो सारा खिचड़ी का काम हो जाएगा। तो यहां अपन केवल संधि का प्रकरण ले रहे हैं, जब प्रत्यय का प्रकरण लेंगे तो तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय लेंगे, कृदंत प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय लेंगे और एक एक प्रत्यय पर एक एक दिन चर्चा करेंगे। तो खास तौर से जो 12-13 प्रत्यय है जिनके आधार पर पूरा व्याकरण चलता है, अपन उन प्रत्ययों को व्यवस्थित समझ पाएंगे। चलिए, अगला नियम है, मतलब अगली जो संधि है उस संधि के संबंधित बताऊं। हम अब बात करने वाले हैं आगम विशेष संधि। देखिए, पहले हमने संधि के प्रकरण में देखा है कुछ जगह आदेश होता है, कुछ जगह आगम होता है, कुछ जगह पूर्व रूप होता है और कुछ जगह लोप होता है और कुछ जगह जो है तदवस्थ रहता है, प्रकृति भाव रहता है। वहां हमने आगम का अर्थ देखा था मूल शब्दों के साथ किसी प्रकार की विकृति न करते हुए जो बीच में आता है। मित्रवदागम, ऐसा वाक्य अपन ने लिखा था। आगम हमेशा मित्रवत होता है, वो किसी को हटाता नहीं, अपने लिए बीच में जगह बनाता है। तो प्राय करके जो आगम है वो 4 प्रकार के हैं। एक धुड़ागम, दूसरा है तुगागम, तीसरा है कुकटुकागम और चौथा है गमुटागम, गमुंगागम। हाँ, आगम यानी आने वाला, आता है, आगच्छति इति, जो आता है। देखिएगा, अपन शास्त्र के लिए जो आगम शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें वास्तविक 3 शब्द है। आप्त के द्वारा कथित, गणधर द्वारा कुंथित और मुनियों के द्वारा लिखित। ये अगर 3 शर्तें पूरी होती तो उसको हमने आगम कहा है। आ यानी आप्त के द्वारा कथित, ग यानी गणधर द्वारा कुंथित और म अर्थात मुनियों द्वारा लिखित। तो
ये आगम शब्द की परिभाषा है, लेकिन यहाँ आगम शब्द वो नहीं है। और आपको अब व्याकरण हो चुका है, इसलिए ये सब बातें समझने में कोई जरूरी नहीं है। वास्तविक ये शब्द है धुट प्लस आगम, ठीक। तुक प्लस आगम, कुक और टुक, इनका आगम या गमुड़ आगम चाहिए ये। दुट, और ये है गमुट आगम। अब ये क्या है, ये अपन क्रम से देखेंगे, इनकी संधि क्या होती है वो क्रम से देखेंगे। तो पहले अपन धुटागम किस विषय में संधि देख रहे हैं, मतलब अब ये आपको ध्यान बताने की आवश्यकता नहीं। ट के आगे स्वर आने के कारण इस ट का तीसरा वर्ण यानी ड हो गया, और ड होने के कारण से ये हो गया धुड़ागम, है ना। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपन कोई नई शब्द की बात कर रहे हैं। हाँ, उच्चारण की व्यवस्था में संस्कृत के पाणिनि की एक व्यवस्था है कि वो क्या करते, व्यंजन साथ में जोड़ते हैं। यदि आपको, हाँ, ड ड गमुड़ागम, गमुड़ पंचम वर्ण, हाँ। तो थोड़ा सा अपन देखे, सबसे पहले अपन दुड़ागम विधि देखते हैं। इसका पहला नियम है टकार से परे सकार हो तो सकार से पूर्व धुट का आगम होता है। और धुट बराबर ध, हलंत, ऊ की भी इत संज्ञा हो गई और ट की भी इत संज्ञा हो गई, तो बचा केवल ध। अपन एक उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण है षड संत। अपना नियम क्या है, डकार के आगे सकार आता है तो अब आगम किसे कहते हैं, ना तो षड को कोई हानि पहुंचाएगा, ना संत में से स को हानि पहुंचाएगा, और दोनों के बीच में आ जाएगा। तो कर लेते हैं अपन, षड धन ध, धन धन संत। ठीक। अब ध जो है त वर्ग का है, त वर्ग आने के कारण से यहां पर चर्त्व संधि का नियम लगेगा, और चर्त्व संधि का नियम लगने के कारण से ये हो जाएगा षड त संत। मतलब वर्ग का चतुर्थ अक्षर अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो चर्त्व संधि के नियम देखो, पूरे नियम लिखवाए, स ही नहीं है केवल, चर्त्व संधि पूरी देख लो आप, पूरे नियम दिए। क्योंकि अब लगातार ये प्रयोग आने हैं, पुरानी जितनी संधियां हुई है उनके सबके नियम अब काम आने हैं। अब अगला नियम है कि ड के आगे भी त है, तो यहां पर फिर चर्त्व संधि होगी। और अब ये होगा षट त संत, और रूप बनेगा
ऐसे ही एक और नियम देखते, लिड सु, तो लिड ध सु, फिर ध का त, लिड त सु, फिर ड का ट, लिट त और सु, और अंत में बनेगा बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।